जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की बात करने जा रहे हैं कि हमको चार धाम यात्रा कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का दावा करता हूं, अगर यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में चार धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूंगा कि आपको चार धाम यात्रा कैसे करना है, कितने दिन की हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्या हमारा साधन रहना चाहिए, मैं पैकेज बुक कराऊं या फिर बस से जाऊं या फिर मैं अपनी गाड़ी से जाऊं। चार धाम यात्रा करने के दरमियान हमारे होटल्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमको भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, क्या हमें उचित कॉस्ट में यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी या नहीं होगी, और चार धाम यात्रा में कब जाऊं जिससे मेरी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, और टोटल खर्चा इस चार धाम यात्रा का कितना आ जाएगा। दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको चार धाम यात्रा करने के लिए सहूलियत भी मिले और आपका खर्चा भी कम आए और आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक कठिनाई ना हो। दोस्तों हालांकि भारत में चार धाम जो मुख्य धाम है वो तो हमारे हैं गुजरात के द्वारकाधीश, उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी, तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तराखंड के बद्रीनाथ। लेकिन यहाँ की जो चार धाम यात्रा है ये हमारे उत्तराखंड में जो चार धाम है यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम की आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भारत के जो मेन चार धाम है उन पर वीडियो चाहते हैं तो पहले ही मैंने अपने चैनल पे इनकी वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर भी वहां पर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों इनके लिंक भी मैं अपने वीडियो के टाइटल में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इन चार धामों पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना विलंब कर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमको चार धाम यात्रा कैसे करनी है, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार धाम का कपाट कब खुलेगा। दोस्तों उत्तराखंड में ठंड में हेवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है यह 6 से 7 महीने का होता है, और इन्हीं 6 से 7 महीने में आप जा सकते हैं, और वहाँ है आपका मई से लेकर अक्टूबर नवंबर के आसपास जो कार्तिक पूर्णिमा रहती है, इसके आसपास यानी कि नवंबर में कपाट बंद हो जाता है। इसी टाइम पीरियड में आपको चार धाम यात्रा करना होता है। कब जाना है, कौन सा उचित है, अभी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कपाट कब खुलेगा। सबसे पहली जो यहाँ पर यात्रा प्रारंभ होती है वो होती है यमुनोत्री से, उसके बाद हम जाते हैं गंगोत्री, उसके बाद हम जाते हैं केदारनाथ, उसके बाद हम जाते हैं बद्रीनाथ। जो ये यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खोलने का जो समय है वो है 3 मई 2022 में। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, हर साल की डेट आगे पीछे होती रहती है। और केदारनाथ में के कपाट जो खुलेंगे उसका ओपन होगा वो 6 मई को होगा, और अगर बद्रीनाथ की बात करूं वो हो रहा है 8 मई 2022 को। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि हमारे चार धाम के कपाट कब खुल रहे हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं, हमको चार धाम यात्रा कहां से शुरू करनी है, कौन सा हमको साधन लेना है और हमारा खर्चा कितना होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। अगर आपका माध्यम बाय ट्रेन है तो आपको पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार, अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो आपको देहरादून पहुंच सकते हैं। आपको दोनों तरफ से बसें और टैक्सी अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये जान लेते हैं कि यह टोटल हमारा कितने दिनों का प्लान बन जाएगा। दोस्तों जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ इसमें मैंने 11 दिन लेकर चला है। 11 दिन से अगर आप कम करते हैं तो आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोड डिस्टेंस आपको एक एक दिन में 100 से 250 किलोमीटर कवर करना है। इसके लिए आपको 11 दिन तो लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर आप और विश्राम चाहते हैं तो आप इसको 15 दिन भी खींच सकते हैं, लेकिन मेरे प्लानिंग के अनुसार मैंने 11 दिन का ट्रिप बनाया है। डे नंबर 1, पहले दिन हमको हरिद्वार से बरकोट के लिए बस पकड़नी है। बरकोट वो जगह है जहां पर डे 1 में आपको रात में विश्राम करना है। दोस्तों हरिद्वार से जो बरकोट की जो दूरी है 180 किलोमीटर के आसपास है, और यह 180 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आपको 6 से 7 घंटा लग जाएगा। दोस्तों आप ये जरूर सोच रहे होंगे मैंने अभी तक किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं की है। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात हम आगे करेंगे, पहले हम डे वाइज प्लानिंग समझ लेते हैं, पूरा रूट समझ लेते हैं कैसे कैसे हमको प्लानिंग करनी है। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि आप बस से जाएं या फिर आप किसी प्राइवेट व्हीकल से जाएं। बरकोट में हमको रात में रुकना है। अब वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी वहाँ पर गेस्ट हाउस है, इसको GMVN कहते हैं। ये उत्तराखंड के सरकार की तरफ से दी जाने वाली गेस्ट हाउस फैसिलिटी है, तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। आप
ऑनलाइन बुकिंग इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। और वहां बरकोट में आपको प्राइवेट होटल भी देखने को मिलेंगे। और अगली सुबह उठकर हम बढ़ेंगे यमुनोत्री के दर्शन के लिए। लेकिन हमको पहले जाना होगा बरकोट से जानकी चट्टी, और इसकी जो दूरी है वो लगभग 44 किलोमीटर की है। बरकोट से तो सबसे पहले आप जानकी चट्टी पहुंचे, और जानकी चट्टी से हमको 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करना है। और पैदल यात्रा तय करते वक्त आपको 4 से 5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि यह 6 किलोमीटर आपको काफी चढ़ाई पर है। और हम पहुंचेंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री में आप दर्शन करिए, 1-2 घंटा वहां पर आप घूमिए, और वापस जानकी चट्टी को होते हुए आप बरकोट पहुंच जाइए, क्योंकि दूसरा दिन आपको शाम हो जाएगा बरकोट में आते आते। उस दिन आप फिर से स्टे करिए बरकोट में। जो भी आपने होटल लिया होगा उसी होटल में आप 2 दिन की बुकिंग जरूर करके रखिएगा। होटल के यहाँ की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, यह आपको 500 से लेकर 2000 तक आ सकता है। यह डिपेंड करता है आप कौन से सीजन में आ रहे हैं, कौन से सीजन में आना है। अभी हम आगे चर्चा करते हैं। खाने पीने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आपको खाने पीने की ज़्यादा फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं रहेगी, लेकिन आपको शाकाहारी भोजन आराम से मिल जाएगा। और आपको थाली सिस्टम 80 रुपये से लेकर 100 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों दूसरे दिन आप वहाँ पर स्टे करिए, विश्राम करिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 3 में तीसरे दिन आप बरकोट से निकलेंगे गंगोत्री धाम की ओर। यानी कि जो दूसरा धाम है वो है हमारा गंगोत्री। लेकिन आपको डायरेक्ट गंगोत्री नहीं पहुंचना है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी भी हमको स्टे करना है, क्योंकि वहां पर भी कुछ दर्शनीय स्थल है। बरकोट से जो उत्तरकाशी की दूरी है वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर की है। यानी कि आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा उत्तरकाशी में जाने में। उत्तरकाशी में आप होटल ले सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपको होटल 500 रुपये से स्टार्ट होकर 1500 से 2000 तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। सेम यही एजेंडा आपका खाने पीने का भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 से 100 रुपये में थाली सिस्टम अवेलेबल हो जाएगी। और आप वहाँ स्टे करिए उत्तरकाशी में। आपको कौन कौन सी जगह पर घूमना है इसकी बात कर लेता हूँ। वह है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, कुछ प्राचीन वहाँ पर गुफाएं हैं, वहाँ भी घूम सकते हैं। मनेरी डैम वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। टेहरी डैम यहाँ भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा दूर है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। और वापस उस दिन रात में स्टे करिए उत्तरकाशी में, और तीसरा दिन यहाँ पर आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं चौथे दिन की तरफ। चौथे दिन आप अर्ली मॉर्निंग गाड़ी पकड़िए और प्रस्थान करिए गंगोत्री की तरफ। उत्तरकाशी से जो गंगोत्री की दूरी है वो आपकी 100 किलोमीटर पड़ जाती है। और आप गंगोत्री में पहुंचकर गंगोत्री माता का वहां पर मंदिर है, तो वहां दर्शन करिए, मत्था टेकिए। गौरी कुंड में कुंड है, वहां जाइए। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं। सूर्य कुंड है वहीं पर, तो सूर्य कुंड पर भी आप दर्शन करिए। और अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों गोमुख, तो जो गंगोत्री से गोमुख की दूरी है वो आपकी 16 किलोमीटर की पड़ जाती है। और यह 16 किलोमीटर आपको पैदल डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, यानी कि ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप गोमुख जाना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है, उस स्थान पर जाना चाहते हैं जिसको गोमुख कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए 1 दिन और ऐड करिए, क्योंकि जो आप 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे और फिर वापस भी आना है, तो इसके लिए आपको 1 दिन ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से परमिट लेना पड़ता है, और साथ ही साथ वहाँ पर आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तभी आपको वहाँ आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों आपको चौथे दिन गंगोत्री दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना है, और उत्तरकाशी में आपको फिर से चौथे दिन की रात बिताना है। यानी कि उत्तरकाशी में भी आपको रूम जमा मत करिएगा, जो रूम आपने लिया होगा उसी रूम को आप 2 दिन के लिए बुक जरूर करिएगा। डे नंबर 5, 5वें दिन आपको प्रस्थान करना है सोनप्रयाग की तरफ, यानी कि हमारे महादेव की तरफ, केदारनाथ स्वामी की जी के दर्शन की ओर। दोस्तों उत्तरकाशी से हम सोनप्रयाग जाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग में हमको स्टे करना है। उत्तरकाशी से हमको सोनप्रयाग जो जाना है वह 220 किलोमीटर आपका पड़ जाता है, और 220 किलोमीटर तय करने के लिए आपका लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरीके से सोनप्रयाग पहुँचते हुए आपको रात हो जाएगी, और आप रात में वहाँ पर स्टे करिए। वहाँ पर आपको भोजन करने की व्यवस्था मिल जाएगी।
सोनप्रयाग में आपको होटल बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह जो रूट है केदारनाथ जाने का रूट है, तो यहाँ पर आपको होटल्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप वहाँ पर स्टे करिए, भोजन करिए और उस दिन विश्राम करिए। डे नंबर 6, छठवें दिन आपको उठना है और फ्रेश होकर सोनप्रयाग से हमको देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। और यह जो ट्रैकिंग है दोस्तों आपको गौरीकुंड से करनी है, यानी कि सोनप्रयाग से आपको 5 किलोमीटर सुमो या जीप के द्वारा पहुंचेंगे पहले गौरीकुंड। गौरीकुंड से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है और यही गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और यह 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप चाहे तो घोड़े खच्चर के द्वारा कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो पिट्ठू के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो फेयर आपको आगे बताऊंगा, कॉस्ट कितना आएगा, टोटल आपका एक व्यक्ति का बजट कितना आएगा, वह मैं आपका पैदल यात्रा का ही बताऊंगा। अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं, पिट्ठू लेते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। तो आप छठवें दिन केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग प्रारंभ करिए। गौरीकुंड से आपको प्रस्थान करना है केदारनाथ। आप छठवें दिन तो आप पहुंच जाएंगे शाम होते होते, और उसी दिन आप 9 बजे तक दर्शन भी कर लीजिए। और 7वें दिन आप वहीं रुकिए, क्योंकि वहाँ पर 2-4 और छोटे छोटे पॉइंट है जो कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में है। और अगर आप केदारनाथ की वीडियो तथा बद्रीनाथ की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के टाइटल में दे दूंगा और आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, 7वें दिन आपको आसपास की जगह पर घूमना है और दोपहर होते होते आपको वापसी सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेनी रही है। यानी दोस्तों, अगर आपको वहां पर रुकना है तो आपको दोपहर होते होते आपको वापसी सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेनी होगी, यानी कि केदारनाथ से हमको रिटर्न होना है। 7वें दिन हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पुनः हमको स्टे करना है और 8वें दिन प्रस्थान करना है बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों, अगर आपका पैकेज नहीं है, आपका खुद का गाड़ी नहीं है, तो आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस ढेर सारी मिल जाएंगे। दोस्तों, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की जो दूरी है लगभग 220 किलोमीटर की है। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर आपको किसी भी तरीके का कोई ट्रैकिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट बस लेकर जाती है बद्रीनाथ बस स्टैंड। आप उतरिए, वहाँ पर आपको आसपास में ढेर सारे प्राइवेट होटल्स, GMVN के गेस्ट हाउस और आपको धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि धर्मशाला की अगर मैं बात करूँ 100 रुपये से 150 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएंगे। डोरमेट्री भी वहाँ पर आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। खाने पीने का भी आपको इसी प्रकार से व्यवस्था मिल जाएगी। बद्रीनाथ की वीडियो मैंने बना रखी है, जो पहले मैंने आपको बताया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं 8वें दिन में। उस दिन आप स्टे करिए, क्योंकि आप 220 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं बाय रोड, तो काफ़ी ज़्यादा आपको थकान भी हो जाएगी। और 9वें दिन आप उठकर बद्रीनाथ स्वामी जी के दर्शन करिए और आप आसपास के जितने भी जगह हैं उसको घूमिए। और आप 9वें दिन बद्रीनाथ में ही स्टे करिए और 10वें दिन आपको प्रारंभ करनी है अपनी वापसी आपको हरिद्वार ही आना होगा, क्योंकि आपकी ट्रेन हरिद्वार से ही होगी या फिर आपकी देहरादून से फ्लाइट हो सकती है। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आप बद्रीनाथ से डायरेक्ट एक ही दिन में हरिद्वार की यात्रा मत करिए, क्योंकि आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा, तबीयत भी खराब हो सकती है। तो आपको बद्रीनाथ से सबसे पहले आना है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आप एक दिन और स्टे कर लीजिए। वहाँ भी आपको भोजन करने की ढेर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग में स्टे करिए और आपकी 11 दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए रवानगी लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो बातें थी, हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आपका 11 दिन का प्लान। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं, हमको 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे उचित और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मई महीने में इसका कपाट खुल जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास ये चलता है। लेकिन मई और जून ये 2 महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जिसका आपका यहाँ पर होटल के खर्चे, खाने पीने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं यह रिकमेंड करूँगा, जो उचित समय है 4 धाम यात्रा करने के लिए, सितंबर से अक्टूबर वाला महीना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस महीने में ना तो आपकी बारिश होती है, ना ही भीड़ होती है, और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि होटल के कॉस्ट और भोजन के कॉस्ट दोनों ही कम देखने को मिलेंगे।
और रही बात अगर आप मानसून की यात्रा करना चाहते हैं तो आषाढ़ में यात्रा नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम रहती है और आपका बारिश में पूरे यात्रा का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सितंबर से अक्टूबर वाला जो समय है उसी पर जाएं। अब बात करते हैं हमारा साधन क्या होगा। क्या वहाँ पर कॉस्ट लिया जाता है बस वालों का, टैक्सी वालों का, और अगर हम खुद की गाड़ी से जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से पैकेज बुक करना चाहते हैं, यानी कि बस के पैकेज वहाँ पर होते हैं ढेर सारे, वहाँ पर आपको चारधाम यात्रा के ट्रेवल एजेंट मिल जाएंगे जो कि आपको 10 से 11 दिन का ट्रिप बनाकर बताएंगे। और इस पैकेज में वो शामिल करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, आपके डिनर की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था पैकेज में शामिल नहीं होती है, क्योंकि लंच के समय आप साइट सीइंग पर रहते हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट आपकी गाड़ी का यानी कि बस का और आपके डिनर का खर्चा प्लस आपके होटल का खर्चा उसी पैकेज में शामिल रहेगा। तो अगर आप पैकेज कराते हैं तो ये सब सुविधा आपको इस पैकेज में मिल जाएगी। और इसका जो कॉस्ट होता है बस वाले की, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, एक व्यक्ति का जो किराया है 20,000 से 35,000 एक व्यक्ति का होता है यह पैकेज में। और यह जो कॉस्ट है 20 से 35,000 का है। यह डिपेंड करता है आप बस किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप एसी बस करेंगे तो आपका बजट 35,000 तक जाना ही है। अगर आप नॉन एसी बस करते हैं तो आपका 20,000 में ही काम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी बस कैसी है। हालांकि आपको एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर घाट सेक्शन पर आपको चलना होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट आपका 30,000 से 40,000 तक आ जाता है। ये सिर्फ मैं 11 दिन का आपका होटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बता रहा हूँ। आप 4 मेंबर 5 मेंबर रहेंगे तो आप से गाड़ी वाला अपने गाड़ी का चार्ज लेगा। इसमें आपके किसी भी तरीके का होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे इंक्लूड नहीं है। और रही बात अगर दोस्तों आप अपने गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। रूट आप गूगल मैप के जरिए पहुंच सकते हैं। आपका खर्चा भी कम हो जाएगा क्योंकि पर्सनल गाड़ी है। तो आशा करता हूं दोस्तों चारधाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन आपको मिल गया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।